एक रेजोल्यूशन पास करें कि हर साल जून 21 तारीख को एक इंटरनेशनल डे ऑफ योग मनाएं। अब 8 साल हो गए, आने वाले जून 21 में अगला अवसर होगा इसको मनाने के लिए। पर आप ये भी मैं आपके सामने इसीलिए रखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए, इसको नहीं समझिए कि ये घटना है कि यह एक साल गिरा है कि हर साल ये आता है और हम सब बाहर जाकर योग करते हैं और सबकी तस्वीरें आती हैं और सोशल मीडिया जो है बहुत एक्टिव होती है। जब दुनिया मिलजुल कर, पूरी दुनिया 200 के 200 देश जो हैं मिलजुल कर एक दिन योग की प्रदर्शन करते हैं, ये भारतीय संस्कृति की पहचान है। और प्रधानमंत्री जी के मन, उनकी सोच आप समझिए कि ये अलग अलग देश कर रहे थे। कभी कभी ऐसे देशों में हो रहा था जिनको उनको लग रहा था कि ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज है। कुछ ऐसे लोग थे जो योग कर रहे थे, उन्होंने भारत के साथ कनेक्शन भी नहीं बनाया इसका। अभी जो एक बार ये अब विश्व आंदोलन एक बार बन जाए तो आप ही सोचिए कि इसका असर दुनिया के समझ में क्या होता है भारत के बारे में। और वही समझ हम जब ये डेलीगेट G20 के ये लोग जो आ रहे हैं पिछले अगले 3 दिन के लिए, हम चाहते हैं कि वही समझ वो भारत के बारे में ले जाए। और ये खाली योग के बारे में नहीं, कोविड के समय में उन्होंने आयुर्वेद और पूरा जो वेलनेस का जो प्रचार जो किया, इसका भी आप अभी दुनिया में देख रहे हैं कि बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देशों में डॉक्टर्स भी जो पहले जो है हमारी वेलनेस परंपरा को इतनी बल नहीं देते थे। और आज एक तीसरा आंदोलन चल चुका है और ये मोटे अनाज का। अब मोटे अनाज, ये अनाज से बड़ा देश, मोटे अनाज में आर्थिक विषय भी, पर इसकी अगर पहलू देखें न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत अच्छा। और मोटा अनाज जो है हमारे संस्कृति का एक भाग है कि हमारी परंपरा मोटा अनाज खाने की। और अगर मोटा अनाज फिर से इसकी हम प्रचार करें, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं, इसकी कंजम्पशन बढ़ाएं, तो इसका भी बहुत दुनिया में प्रभाव होगा। और आखिर में मैं लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट उदाहरण मैं आपको दूंगा पासपोर्ट का। एक ज़माने में हम पूछते थे कि जिनके पास पासपोर्ट है वो हाथ उठाइए। आजकल हम पूछते हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो लोग हाथ उठाएं। क्योंकि आज पासपोर्ट मिलना इतना सरल हो गया। एक समय था जब लोग एक साल से ज़्यादा लोग इंतजार पासपोर्ट। अभी किसी को 4 दिन 1 हफ्ता अगर उनको डिले हो गया तो हमें तंग करते, और करना भी कि ट्वीट करते हैं, फ़ोन करते हैं, चिट्ठी भेज देते हैं, कहते हैं कि आपका RPO जो है वो काम नहीं कर रहा। और आप देखिए अगर गवर्नेंस, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग का एक अच्छा उदाहरण देखना चाहते हैं कि जो सालों से जो प्रक्रिया जो चल रही थी, आप ये सोचिए उसमें कितना बदलाव कैसे है। टेक्नोलॉजी के कारण, पर मोदी जी के कारण भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी था तय। ये नहीं था कि टेक्नोलॉजी 2014 में शुरू। 2014 में फर्क ये था कि भारत सरकार के नेतृत्व में कोई आया जिन्होंने कहा कि भाई ये पब्लिक की डिमांड है, वो टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग करो, आप डिलीवरी करो और मैं खुद मॉनिटर करूँ। और उसके कारण पासपोर्ट में ये परिवर्तन आया। तो और परिवर्तन खाली पासपोर्ट में नहीं आया, आप पासपोर्ट सिस्टम देखेंगे और
इसका बहुत लोगों का अनुभव होगा, पर क्योंकि कभी कभी हम अनुभवों के बारे में एनालिसिस नहीं करते। आप जानते हैं कि 2014 तक पूरे देश में 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे, 77। अब मोदी जी का निर्देश था कि मैं चाहता हूं कि इसको आप 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना बढ़ाइए। पर देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा। आप जानते हैं उनकी एक नीति है, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि पासपोर्ट की सेवा तो आप बढ़ाइए, पर आप देखिए कि उसी सिस्टम में हो सके। तो हम लोग जो विदेश मंत्रालय के लोग जो हैं, हम पोस्ट डिपार्टमेंट के पास गए और उनको कहा कि भाई आपके पास पोस्ट ऑफिस है, ज़मीन है, बिल्डिंग है, कर्मचारी है, पर आजकल कोई लेटर तो लिखता नहीं। तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि हम आपस में एक पार्टनरशिप करें कि आपके यहाँ से आपको हम पासपोर्ट का सेवा केंद्र बना देते, और जो पासपोर्ट से जो फीस जो मिलते हैं उसमें से आपको भी कुछ मिलेगा, आपके कर्मचारी जो हैं उनके काम में उनकी रोजगारी भी बच जाएगी, उनको भी कुछ करने को होगा। तो बिना एक नई बिल्डिंग खड़े किए हम जो है 77 से आज 540 तक ले। तो आप सोचिए कि आपने 5-6 गुना इसको बढ़ाया है, और बढ़ाया है अपने जो साथ जो पहले के एसेट थे उसका प्रयोग कर। तो एक तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग, पर कहीं ये सोच भी होती है कि जो हमारे पास है इसका हम उपयोग किस तरीके से और इसको और कैसे हम इफेक्टिव बनाएं। तो मैं बस इस अपने वाणी को विराम देता हूं, पर आखिर मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूं कि देखिए, भारत सरकार पहले भी थी, 2014 के पहले भी थी, प्रधानमंत्री पहले भी थे, राजनीति पहले भी थी। तो बदला क्या है? ये 9 साल जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, अगर वंदे भारत मिशन हुआ, अगर ऑपरेशन गंगा हुआ, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, अगर हमारी फौज जो है सीमा पे इस संख्या में डिप्लॉय हो चुकी है, अगर यूक्रेन पे हमने एक ऐसी इंडिपेंडेंट स्टांस ली, अगर हम आज योग दिवस मना रहे, अगर G20 की मीटिंग जो है काशी में हो रही, इसका कुछ तो कारण होगा। तो परिवर्तन की बात करते हैं, पर परिवर्तन के भी कुछ कारण होते हैं। परिवर्तन तो एक रिजल्ट होता है, और मुझे लगता है कि अगर आप कारण देखें, सबसे मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है, ये एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है। ये अप्रोच है कि नागरिक क्या सोचता है, नागरिक के हित में क्या है। हमें एक बार देश का प्रधानमंत्री सोचने लग जाए कि नागरिक को कैसे लगता है, अगर मैं कल नागरिक हूँ मुझे क्या सोच, अगर मुझे क्यों में लगना है पासपोर्ट, मुझे इतनी दूर जाना है पासपोर्ट के लिए और 1 साल इंतज़ार करना है। एक बार प्रधानमंत्री ऐसे सोचने लग जाता है, तो ये कारण है परिवर्तन कि ये ह्यूमन सेंट्रिक सोच हो। और अगर जैसे मैंने कहा ह्यूमन सेंट्रिक सोच, जब बाहर लोग हमारे नागरिक बाहर जाते हैं तो अपनों की चिंता होती है। ह्यूमन सेंट्रिक सोच दुनिया के बारे में वसुधैव कुटुंबकम होता है। और ह्यूमन सेंट्रिक सोच के साथ अगर ये राष्ट्रवादी विचारधारा भावनाएं होती तो तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक आपको बहुत स्वाभाविक लगता है, क्योंकि ये राष्ट्रवादी उत्तर है। और इसी तरह एक बार आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी पड़ा कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, आप उसका उपयोग करें। तो आज अगर आप मेरे से पूछें, मुझे 3-4 कारण दीजिए कि परिवर्तन क्यों आया, मैं कहूँगा ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, मैं कहूँगा राष्ट्रवादी विचारधारा,
मैं कहूँगा वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग, वो टेक्नोलॉजी का माइंडसेट और मिलजुल के काम करें कि पूरी, क्योंकि कुछ भी आज जो भी होगा, कुछ भी ऑपरेशन होता, हम सब तुरंत, हमारे लिए ये नहीं कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये फौज है, ये एयरफोर्स है, ये नेवी है। आपने देखा होगा कि सूडान में मैंने 24 घंटे के अंदर जहाज़ें भी गई, एयरफोर्स को भी रेडी किया, हमारे एनडीआरएफ वाले टर्की में जितनी जल्दी पहुंचे। तो ये टीम इंडिया जो बना, ये भी मैं कहूँगा एक कारण है। तो मैंने सोचा कि आज इस मौके पे मैं कुछ बातें जो विदेश विभाग के हैं, विदेश नीति के बातें जो हैं, मैं आपके सामने रखूं। जैसे मैंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ये कार्यक्रम जो है हम ज़्यादातर संपर्क और संवाद पर बल देते हैं। तो आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न होंगे, कुछ हो सकता है कि कुछ चिंता हो सकती है या कुछ सलाह आप देना चाहेंगे, तो मैंने कुछ समय रखा है, तो वहाँ बैठ के अगर हम करें।